हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कमल रामनानी और आज हम शुरू कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंटर का चैप्टर नंबर 5 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसका मैं सबसे पहले एनिमल पोर्शन शुरू कर रहा हूँ और उसके बाद मैं प्लांट पोर्शन शुरू करूँगा या उसके बाद हम प्लांट पोर्शन की तरफ जाएंगे। सबसे पहले एनिमल पोर्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं। एनिमल पोर्शन में मैं एक पहले जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर हम डेवलपमेंट ऑफ चिक की तरफ जाएंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनिमल में आप सबको ये पता है कि सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, जब हमारे पास मेल के स्पर्म, जो हमारे पास मेल के स्पर्म, ये हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़कर आए हैं कि जब मेल के स्पर्म हमारे पास फीमेल के ओवम से जब मिलते हैं, मैच्योर ओवम से मिलते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है जायगोट। तो हमारे पास जो मेल के स्पर्म है, इन मेल के स्पर्म के पास जो 23 क्रोमोसोम होते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं, और जो हमारे पास फीमेल के ओवम है उसके पास भी 23 क्रोमोसोम होते हैं जो कि होते हैं हमारे पास हैप्लॉइड। और हमारे पास जो जायगोट है वो हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स का होता है, या वो हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम का होता है जो हमारे पास होते हैं डिप्लॉइड। अच्छा, ये जायगोट क्या है हमारे पास? जायगोट इज सिंपली द फर्स्ट सेल। मेल और फीमेल के मिलने से, मेल का स्पर्म और फीमेल के ओवम के मिलने से जो सबसे पहला सेल बनता है, उस सेल को हमने क्या नाम दे दिया? जायगोट। अब बहुत टाइम तक साइंटिस्ट ये परेशान रहे कि एक जायगोट मतलब एक सेल से किस तरीके से पूरा इंसान बन जाता है, किस तरीके से एक सेल से लिवर भी बन रहा है, उसी सेल से हार्ट भी बन रहा है, उसी सेल से बाजू भी बन रहे हैं, उसी सेल से हमारे पास बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें बन रही हैं, पूरा एनिमल बन रहा है एक ही सेल से। तो किस तरीके से हमारे पास एक ही सी सेल से ये पूरा सिस्टम हो रहा है? तो उस सारी स्टडी को करने के लिए हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी बनाई जिसका नाम दिया हमने, क्या नाम दिया? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एनिमल्स के अंदर। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज दैट स्टडी, या इट इज द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस। स्टडी है प्रोसेसेस की, स्टेप्स की, प्रोसेसेस की या स्टेप की स्टडी है जिसके थ्रू क्या होता है, जिसके थ्रू बाय विच एन एनिमल इज फॉर्म्ड, एक एनिमल बनता है। एनिमल इज फॉर्म्ड बाय फर्टिलाइज्ड एग या फर्टिलाइज्ड ओवम। फर्टिलाइज्ड ओवम से जो हमारे पास पूरा का पूरा इंसान बन जाता है, एनिमल बन जाता है, उस सारे प्रोसेसेस को, उस सारे स्टेप्स को हम क्या कहते हैं? उस सारे स्टेप्स को हम कहते हैं डेवलपमेंट। और उन ऑर्गन्स का बन जाना और उन ऑर्गन्स के बाद पूरा इंसान का ग्रो करना, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रॉम फर्टिलाइज्ड ओवम टू अडल्टहुड, अडल्टहुड और फिर डेथ, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ग्रोथ। तो हमारे पास, अच्छा, ये जो वर्ड अडल्टहुड है या वर्ड अडल्ट है, ये हम इंग्लिश लिटरेचर में या इंग्लिश में हम कहते हैं अडल्ट वो जो 18 प्लस हो जाए, पहले टीन एज फिर अडल्ट एज जो 18 प्लस हो जाए। लेकिन बायोलॉजी के अंदर अडल्ट मीन्स वो जो पैदा हो चुका है, मदर की, मदर जो एक बेबी जो मदर को बोर्न कर देती है, बच्चा जब पैदा हो जाता है, इस दुनिया में आ जाता है मदर के वॉर्म से, तो उसको हम कहते हैं अडल्ट। जो भी बच्चा मदर की वॉर्म से आ गया है उसको हम अडल्ट कहेंगे। तो इन बायोलॉजी अडल्ट मीन्स हर वो बच्चा जो पैदा हो चुका है, मदर के पेट से बाहर आ चुका है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अडल्ट। तो इसी तरीके से प्रोसेसेस की स्टडी, उन स्टेप्स की स्टडी जिसके थ्रू एक एनिमल हमारे पास फर्टिलाइज्ड ओवम से एक कंप्लीट एनिमल बन जाता है, उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। उन ऑर्गन्स का, उन सिस्टम का बन जाना डेवलपमेंट, और उसका ग्रो होना दैट इज हमारे पास ग्रोथ, जो अडल्टहुड के पास जाता है और फिर उसके बाद डेथ की तरफ जाता है। तो आए तो कुछ इन स्टेप्स पे हम एक जर्नल कॉन्सेप्ट बनाए, एक जर्नल कॉन्सेप्ट बनाए कि ये क्या है, ये किस किस तरीके से ये होता है। फॉर एग्जाम्पल,
ये एक मेल है, ठीक है, और ये हमारे पास एक जो है वो फीमेल है, वो ज़्यादा खुश दिखाई दे रही है हमें। ये हमारे पास मेल है, बाल चले जाते हैं मेडिकल के बाद जाने पर, और ये हमारे पास फीमेल है जो कि ज़्यादा खुश है, और मेल हमेशा दुख में होता है। तो ये फॉर एग्जांपल फादर मदर हैं या मियाँ बीबी हैं। तो अब हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले स्टेप्स में क्या होता है कि जब हमारे पास एक मेल या फीमेल जो होता है, उनमें सबसे पहले स्टेप होता है गैमीट्स की फॉर्मेशन का। सबसे पहले क्या होगा, जब ये 14-15 की एज में आएंगे, तब इनका जो है वो उस स्टेज में आएंगे जब इनके अंदर गैमीट्स की, इनके अंदर सेक्स सेल्स की फॉर्मेशन का स्टार्ट होगा। जब उन सेल्स का बनना इनके अंदर स्टार्ट होगा 14 या 15 की एज में, तो इसको मैं क्या, उस स्टेप को क्या कहता हूँ, उस स्टेप को मैं कहता हूँ गैमीट्स फॉर्मेशन। ये वो एज है जब मेल या फीमेल के अंदर 14, 15, 13 की एज में गैमीट्स का सेक्स सेल्स का बनना स्टार्ट होता है। दूसरा स्टेज हमारे पास क्या है, दूसरा स्टेज है हमारे पास फर्टिलाइजेशन। आफ्टर देयर मैरिज, शादी के बाद जब वो फर्टिलाइजेशन होती है, तो उस फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जब हमारे पास इनके पास गैमीट्स बन गए, वो गैमीट्स मेल स्पर्म और फीमेल ओवम मिले, फर्टिलाइजेशन हुई, और उस फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो फर्स्ट सेल बना उसको हमने क्या कह दिया, जायगोट। ये हमारे पास वो फर्स्ट सेल है, ये उसका न्यूक्लियस और ये उसका साइटोप्लाज्म, ये फर्स्ट सेल है जो बना। अब उस फर्टिलाइजेशन के बाद जो थर्ड स्टेप हमारे पास होता है वो है हमारे पास क्लीवेज। क्लीवेज में हमारे पास क्या होता है, क्लीवेज में हमारे पास यही सेल जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट होता है। यही सेल हमारे पास 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से वो जो सेल हैं वो बहुत ज़्यादा डिवाइड होना शुरू होते हैं, और इस डिवीजन वाली स्टेट को मैं क्या कहता हूँ, क्लीवेज। और क्लीवेज के बाद जब हमारे पास चौथा जो है वो है हमारे पास गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन हमारे पास वो स्टेप है, गैस्ट्रुलेशन हमारे पास वो स्टेप है जिसमें हमारे पास जर्म्स लेयर की हमारे पास प्रोडक्शन होती है। जर्म्स लेयर की प्रोडक्शन हमारे पास कैसे होती है, ये जो हमारे पास क्लीवेज की वजह से बहुत सारे सेल बने हैं, इनमें से कुछ सेल जो हैं वो हमारे पास सरफेस पे चले जाएंगे, कुछ सेल हमारे पास क्या हो जाएंगे, सरफेस पे चले जाएंगे। तो उन सेल्स को मैं क्या कह दूंगा, उन सेल्स को मैं एक्टोडर्म कह दूंगा। कुछ सेल जो हैं वो अंदर रह जाएंगे, उनको मैं क्या कह दूंगा, उनको मैं एंडोडर्म कह दूंगा। और कुछ सेल इन बिटवीन रह जाएंगे, उनको मैं क्या कह दूंगा, उनको मैं मेसोडर्म कह दूंगा। तो इसी तरीके से जो सेल बाहर की तरफ चले गए वो एक्टोडर्म, उसके अंदर वाले मेसोडर्म, फिर एंडोडर्म। ये जो हमारे पास जर्म लेयर बनती है, ये सेल की सेटलमेंट जब होती है, ये लेयर बनती है, तो उस स्टेप को मैं क्या कहता हूँ, गैस्ट्रुलेशन। उस स्टेप को मैं क्या कहता हूँ, गैस्ट्रुलेशन। व्हाट इज गैस्ट्रुलेशन? इट इज सिंपली द फॉर्मिंग ऑफ लेयर्स। लेयर्स की जो हमारे पास फॉर्मेशन होती है, सेल आउटर साइड पे चले जाते हैं, ये हमारे पास एक्टोडर्म, फिर मेसोडर्म और अंदर एंडोडर्म। और फिफ्थ स्टेज हमारे पास होता है ऑर्गेनोजेनेसिस का। फिफ्थ स्टेप हमारे पास ऑर्गेनोजेनेसिस का होता है। उसके अंदर क्या होता है, ये जो हमारे पास जर्म्स लेयर बनी है, इतनी जर्म्स लेयर से हमारे पास सेल डिवाइड होके, कुछ जैसे एक्टोडर्म से डिवाइड होके स्किन वगैरह बना देंगे, मेसोडर्म से डिवाइड होके हमारे पास मसल्स वगैरह बना देंगे, और एंडोडर्म से इंटरनल ऑर्गन बना देंगे। तो इन तरीके से उनकी डिवीजन होगी एक पर्टिकुलर साइज के हिसाब से, एक पर्टिकुलर सिस्टम के हिसाब से। तो उसको मैं क्या कह दूंगा, उस स्टेप को मैं कह दूंगा ऑर्गेनोजेनेसिस। और जब इन सब की हमारे पास डेवलपमेंट हो जाती है, तो हमारे पास लास्ट स्टेप आता है जिसको मैं कहता हूँ ग्रोथ। ग्रोथ हमारे पास वो स्टेप है जब हमारे पास सब ऑर्गन्स जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। सिर्फ उनका इस स्टेप में क्या होता है, इंक्रीज इन साइज होता है, साइज का इंक्रीज होता है इस स्टेप में। बाकी कंप्लीट हमारे पास जो है वो ऑर्गेनोजेनेसिस में एनिमल बन जाता है। तो 6 स्टेप्स हुए हमारे पास। सबसे पहले ये हमारे पास समझेंगे वो मेल और फीमेल है। सबसे पहले इनके पास जो है वो गैमीट्स फॉर्मेशन होगी 13-14 के एज में, जब वो मैच्योर होंगे। और फिर शादी के बाद फर्टिलाइजेशन के नतीजे में बेबी का जायगोट। ये जो जायगोट है हमारे पास,
ये फर्स्ट सेल है, ये हमारे पास डिवाइड होगा, उस डिवीजन को मैं कह देता हूँ क्लीवेज। फिर यही जो डिवाइडेड सेल है कुछ सरफेस की तरफ चले जाएंगे, वो हमारे पास एक्टोडर्म, कुछ अंदर चले जाएंगे मीजोडर्म, कुछ अंदर जो बिल्कुल सबसे अंदर होंगे वो हमारे पास एंडोडर्म। फिर इन्हीं जर्म लेयर से जैसे हमारे पास एक्टोडर्म है तो स्किन वगैरह, मीजोडर्म है तो मसल्स वगैरह, एंडोडर्म है तो ऑर्गन्स वगैरह, इसी तरीके से हमारे पास ऑर्गेनोजेनेसिस होगी एक सिस्टम के हिसाब से। जब पूरी बॉडी के ऑर्गन्स वगैरह सब बन जाएंगे तो उनकी साइज की इंक्रीज होगी, जिस स्टेप को मैं कहता हूँ ग्रोथ। अब हमारे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के जो है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ चिक, उसको स्टार्ट करने से पहले एक इंट्रोडक्शन में एक कॉन्सेप्ट बनाना चाहूँगा कि एक बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे पास हैन है जो हमारे पास हैन है जो हमारे पास मैच्योर फीमेल हैन है, उसका जो हमारे पास एग होता है वो एग हमारे पास पोलीलेसिथल होता है। इसको आप पोलीलेसिथल भी कह सकते हो, इसको आप मेगालेसिथल भी कह सकते हो, इसको आप मैक्रोलेसिथल भी कह सकते हो। इन सब का मतलब क्या है? पोली हो, मेगा हो, इन सब का मतलब है ह्यूज या मेनी, और लेसिथल का मतलब है यॉक। तो ऐसा एग होता है इनके पास, ऐसा एग होता है हैन के पास, ऐसा एग होता है जिसमें बहुत ज्यादा यॉक होती है। आए तो उसको एक मैं जनरल कॉन्सेप्ट बनाऊं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फीमेल एग है, और इस एग के अंदर जो है वो ज्यादातर हमारे पास क्या होता है, ज्यादातर हमारे पास यॉक होता है। फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कलर से जो मैं बना रहा हूँ, ये हमारे पास क्या होता है, यॉक होता है। क्या होता है? ये हमारे पास यॉक होता है। अच्छा, यॉक होता क्या है एक्चुअली? यॉक हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है किसके अंदर, जो ओवरी के अंदर बनता है, एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा फ्लूइड जिसको हम यॉक कहते हैं, जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स देता है। किसको? न्यूट्रॉन्स टू ओवम। ओवम को ये क्या देता है? न्यूट्रॉन्स देता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? ओवम को। और हमारे पास जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के साइड में हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है। तो ये जो पूरा एरिया है जहाँ पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है, इस एरिया को मैं जो है वो ब्लास्टोडिस्क भी कह सकता हूँ, या जर्मिनल डिस्क भी कह सकता हूँ। इसको मैं क्या कह सकता हूँ? ब्लास्टोडिस्क भी कह सकता हूँ, या इसको मैं जर्मिनल डिस्क भी कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट सारी होगी, एम्ब्रियो पूरा बनेगा, इस वजह से ये जो है इन स्टेजेस से जाएगा, इस वजह से जर्मिनल डिस्क या ब्लास्टोडिस्क कहता हूँ इस पूरे एरिया को। और ये जो ज्यादातर पार्ट है ये हमारे पास कौन सा है? यॉक है, जो न्यूट्रॉन्स प्रोवाइड करता है ओवम को। अच्छा, ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हमारे पास किसका होता है? ये हमारे पास जब ओवरी से रिलीज होता है, ये हमारे पास सेकेंडरी oocyte का होता है। ये हमारे पास किसका होता है? सेकेंडरी oocyte का होता है। क्यों होता है? ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि जब हमारे पास ओवरी से ओवम रिलीज होता है, चाहे वो ह्यूमन फीमेल हो, चाहे ये हैन है, उसके अंदर जब ओवम रिलीज होता है विथ लॉट ऑफ एग हैन के अंदर, तो वो जो है वो सिर्फ कंप्लीट की हुई होती है, उसने सिर्फ कंप्लीट की होती है मियोसिस 1, और जैसे ही स्पर्म उसके पास आता है तब उसी वक्त वो कंप्लीट कर लेती है हमारे पास क्या? मियोसिस 2। तो ये जो है इस वक्त हमारे पास, ये इस वक्त ओवरी से निकला है ये एग, ये जो हमारे पास एग है ये हमारे पास इस वक्त अभी ओवरी से निकला है, ठीक है। अनफर्टिलाइज्ड एग है ये हमारे पास, अनफर्टिलाइज्ड एग है, इस वजह से ये भी निकला है। और ये इसके पास क्या है? सेकेंडरी oocyte है, जिसने सिर्फ कंप्लीट किया है मियोसिस 1। और ज्यादातर इसमें क्या होता है? यॉक होता है। यॉक क्या करता है? न्यूट्रॉन्स प्रोवाइड करता है किसको? हमारे पास ब्लास्टोडिस्क को या जर्मिनल डिस्क को। तो ये हमारे पास एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, जिस साइड पे हमारे पास ये ब्लास्टोडिस्क होती है उसको मैं एनिमल पोल कह देता हूँ या एनिमल साइड कह देता हूँ, और जिस साइड हमारे पास यॉक होती है उसको मैं वेजिटल डिस्क कह देता हूँ या वेजिटल पोल कह देता हूँ हमारे पास। तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये देखा कि हमारे पास हैन का एग है,
हैन का एक पॉलीलेसिथल है, मतलब बहुत ज़्यादा यॉक होता है, बहुत ज़्यादा यॉक होता है, और जिस एरिया में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है उसको मैं ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क कह रहा हूँ। और इसका जो न्यूक्लियस होता है जिस वक्त वो रिलीज होता है वो सेकेंडरी oocyte होता है। क्यों? क्योंकि अभी तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, ये अनफर्टिलाइज्ड है और इसने सिर्फ कंप्लीट किया है मियोसिस 1, जिसकी वजह से ये जो है हमारे पास सेकेंडरी oocyte है। इसके पास जो क्रोमोसोम होंगे वो 23 होंगे, लेकिन वो जो है 2 क्रोमेटिड्स पे कंसिस्ट हैं। जब ये मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा तब इसके पास 23 क्रोमोसोम होंगे, लेकिन 1 क्रोमेटिड पे। सबसे पहला स्टेप जो डेवलपमेंट ऑफ चिक में वो है फर्टिलाइजेशन। जो हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है वो फर्टिलाइजेशन हैन के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का क्या मकसद है? फर्टिलाइजेशन है क्या? फर्टिलाइजेशन मतलब एक स्पर्म और ओवम का मिलना। तो ऐसी फर्टिलाइजेशन, ऐसा स्पर्म और ओवम का मिलना जो फीमेल की बॉडी के अंदर हो, जो फीमेल की बॉडी के अंदर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जो बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, जो बॉडी के अंदर स्पर्म और ओवम मिलते हैं, ऐसी फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं? ऐसी फर्टिलाइजेशन को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि हैन के अंदर हमारे पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। अब फर्टिलाइजेशन ऑफ हैन को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हैन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या, हैन के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, उसके बाद ही तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो है वो किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होती है। तो उस हैन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने के लिए मैं एक गूगल की पिक्चर आप लोगों को दिखाऊंगा और उसके बाद उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास जो है वो हैन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसके पास जो हमारे पास रेक्टम और वेजाइना के लिए एक ही ओपनिंग होती है जिसको हम क्लोका कहते हैं। अब जो ये हमारे पास क्लोका जो ओपनिंग है उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वेजाइना होती है, यहाँ पे हमारे पास स्थमस होता है, और इस सब को मिला के मैं क्या कहता हूँ? इस सारे को मिला के मैं ओविडक्ट कहता हूँ। और ये हमारे पास सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर हमारे पास ओवरी है। अब हमारे पास क्या होता है कि ओवरी जो हमने पीछे जो हमने एग देखा था, अनफर्टिलाइज्ड एग, वो यहाँ पे रिलीज करती है। दिस इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। ये क्या है? ये हमारे पास टर्मिनल पार्ट है ओविडक्ट का, यूट्रस से दूर टर्मिनल पार्ट है ओविडक्ट का। तो हेन जो मेल है उसका हमारे पास जो स्पर्म है वो यहाँ से मूव करता हुआ पूरा पहुंचेगा टर्मिनल पार्ट ऑफ ओविडक्ट पे। क्या होगा? यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के दौरान मेल का जो हमारे पास स्पर्म है वो यहाँ से मूव करता हुआ कहाँ पर पहुंचेगा? टर्मिनल पार्ट ऑफ ओविडक्ट पे स्पर्म पहुंचेगा, और यहाँ से हमारे पास ओवरी का, यहाँ से हमारे पास क्या होगा? ओवरी से अनफर्टिलाइज्ड ओवम आएगा, और यहाँ पे दोनों जो हैं वो मिल जाएंगे। जब दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे, जब दोनों यहाँ पे फ्यूजन होगी बिटवीन द मेल स्पर्म और जो है वो अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ द ओवरी, जब उन दोनों की वो दोनों यहाँ पर जो फ्यूज करेंगे टर्मिनल पार्ट ऑफ ओविडक्ट पे, तो जो हमारे पास अनफर्टिलाइज्ड ओवा, जो अनफर्टिलाइज्ड हमारे पास एग था, वो कंप्लीट करेगा। वो क्या करेगा? वो कंप्लीट करेगा अपनी जो सेकेंडरी oocyte जो रिलीज हुआ था वो अपनी मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा, और वो मैच्योर ओवम में तब्दील होगा, और मेल का स्पर्म और फीमेल का मैच्योर ओवम दोनों मिल जाएंगे टर्मिनल पार्ट ऑफ ओविडक्ट पे, और हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा फर्टिलाइज्ड एग। अब जैसे जैसे यहाँ से फर्टिलाइज्ड एग नीचे आता जाएगा तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐड होती जाएंगी, जैसे एग का शेल, जैसे कि उसके अंदर एल्ब्यूमिन का ऐड होना जो वाटरी मटेरियल है, और बहुत सारी चीजें ऐड होती जाएंगी। तो आए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से कौन कौन सी चीजें हैं जो एक मैच्योर एग में, एक फर्टिलाइज्ड एग में ऐड होती जाएंगी। अभी तक हमने क्या पढ़ा? फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा कि मेल का स्पर्म जो है वो क्लोका से आएगा टर्मिनल पार्ट ऑफ ओविडक्ट पे, यहाँ से ओवरी से हमारे पास जो है अनफर्टिलाइज्ड एग निकलेगा जिसके पास सेकेंडरी oocyte है। वो जो है जब दोनों की फ्यूजन होगी यहाँ पर, जब दोनों की यहाँ पर फ्यूजन होगी
तो सेकेंडरी oocyte हमारे पास क्या कर लेगा, फ्यूजन से पहले अपनी सेकेंड मियोसिस कंप्लीट करके मैच्योर ओवा बन जाएगा, और मैच्योर ओवा और स्पर्म की जब फ्यूजन होगी तो वो हमारे पास फर्टिलाइज्ड एग बन जाएगा। अब फर्टिलाइज्ड एग जब यहाँ से नीचे आएगा तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आएगी। तो आए हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें आएंगी एक फर्टिलाइज्ड एग में। अब ये है हमारे पास एक फर्टिलाइज्ड एग जिसके अंदर उस ओविडक्ट से घूमते हुए कुछ चेंजेस आएंगी। अब ये देखेंगे सबसे पहले चेंजेस कौन सी आएंगी कि आउटर शेल मेम्ब्रेन आएगी। सबसे पहले ये आउटर शेल मेम्ब्रेन आ गई, और उसके बाद इनर शेल मेम्ब्रेन आएगी। मतलब इनर शेल मेम्ब्रेन और आउटर शेल मेम्ब्रेन आएगी। उस इनर और आउटर शेल मेम्ब्रेन के बीच में हमारे पास क्या होगा, उसके बीच में हमारे पास एयर स्पेस होगा, और उसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लूइड होगा। जिस फ्लूइड को मैं क्या कह रहा हूँ, जिस फ्लूइड को मैं कह रहा हूँ एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या है, दैट इज द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द एग। और ये फ्लूइड हमारे पास क्या करता है, ये फ्लूइड हमारे पास न्यूट्रॉन्स प्रोवाइड करता है इस यॉक, इस जो है वो हमारे पास ब्लास्टोसील को, या जो हमारे पास ब्लास्टोडिस्क में जो फर्टिलाइजेशन हुई है उसको, जो जायगोट बना है उसको। ठीक है, एक्सेसिव न्यूट्रॉन्स होते हैं हमारे पास। और उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं, दो स्ट्रैंड्स होती हैं जिनको मैं कहता हूँ चलाजा। ये चलाजा हमारे पास क्या करते हैं, ये चलाजा सेपरेट करते हैं इस एग को फर्टिलाइज्ड एग को शेल की मेम्ब्रेन से। ऐसे नहीं ये यहाँ पे आके फ्यूज हो जाए या यहाँ पर आके फ्यूज आ जाए, नहीं, इसको इन सेंटर में रखने में कौन मदद करते हैं, ये चलाजा मदद करते हैं। और ये हमारे पास वही एग जो हमने पहले देखा, बहुत ज्यादा यॉक, पॉलीलेसिथल, बहुत ज्यादा यॉक, और इतना सा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ब्लास्टोडिस्क, इतना ही से हमारे पास ब्लास्टोडिस्क जिसके अंदर जायगोट जो है वो डेवलप हो रहा है अब। और उसके साथ साथ इस पूरे ओवा, इस पूरे जो हमारे पास फर्टिलाइजेशन हुई है, ये यॉक और ये हमारे पास जायगोट, इस पूरे के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिस मेम्ब्रेन को मैं कहता हूँ विटलाइन मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन हमारे पास फर्टिलाइज्ड ओवा के ऊपर होती है, और ये हमारे पास टोटल फर्टिलाइज्ड एग है। ये फर्टिलाइज्ड एग में कौन कौन सी चेंजेस आई हमारे पास, एक तो हमारे पास शेल की मेम्ब्रेन आई, एयर स्पेस आया, चलाजा आया जो सेपरेट इन बिटवीन रखता है इसको, और दूसरा हमारे पास क्या आया, दूसरा हमारे पास एल्ब्यूमिन जो कि न्यूट्रॉन से भरा हुआ फ्लूइड है। और ये हमारे पास वही एग, लेकिन अब जो हमारे पास ब्लास्टोडिस्क में न्यूक्लियस है वो फर्टिलाइज्ड न्यूक्लियस है और जाइगोट बन चुका है जिसके अंदर डेवलपमेंट होगी। और ये जो हमारे पास एग है, दिस फर्टिलाइज्ड एग इज लेड 24 आवर्स आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 24 घंटे के बाद जो ओविडक्ट में हमने देखा था टर्मिनल एंड पे फर्टिलाइजेशन हुई थी, उस फर्टिलाइजेशन के नतीजे में 24 घंटे के बाद ऐसा एग बन के बाहर आ जाएगा। और जब ऐसा एग बन के बाहर आ जाएगा उसके बाद क्या होगा वो देखते हैं। अब हमारे पास दूसरा प्रोसेस होगा, वो होगा इंक्यूबेशन का। जब 24 घंटे के बाद वो फर्टिलाइज्ड एग निकल आएगा बाहर, जैसे फॉर एग्जांपल ये एग है, ये हमारे पास 24 घंटे के बाद फर्टिलाइज्ड एग बाहर आ गया है। इसके पास क्या है, सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद हमारे पास के बाद इनर मेम्ब्रेन, और बीच में एयर सेल, और बीच में पड़ा हुआ ये यॉक के ऊपर ब्लास्टोडिस्क, और ये उसके पास जो है वो अल्ब्यूमिन प्रोटीन से न्यूट्रॉन से भरा हुआ फ्लूइड। ये एग हमारे पास बाहर आ चुका है। और ये जो एग है, इस एग के ऊपर जो है हमारे पास, इस एग के ऊपर हमारे पास जो हैन है, वो खुद ऊपर आकर बैठ जाएगी। ये अनोखी हैन हमने बनाई है। ये हमारे पास जो हैन है ये खुद आके उस एग के ऊपर बैठ जाएगी, ताकि उसको जो है वो 36 से 38 जो है वो 36 से 38 डिग्री जो है वो इसको टेम्परेचर वो दे सके। इस वजह से जो वो उसके ऊपर इंक्यूबेशन की तरह उसके ऊपर बैठ जाएगी। और उस बैठने के नतीजे में ये इंक्यूबेशन होती क्यों है, सवाल ये है कि ये जो टेम्परेचर है 36 से 38, ये 36 से 38 डिग्री जो टेम्परेचर है ये क्यों दिया जाता है एग को। उसके 2-3 रीज़न है। जो हमारे पास एग है आप सबको पता है उसके पास फ्लूइड होता है और ये चलाजा होते हैं।
अब सवाल ये है कि अगर एक को हम ऐसे ही खुले में छोड़ दें और उसको मिनिमम टेम्परेचर ना दें और वो उस टेम्परेचर जो किसी भी टेम्परेचर में छोड़ दें, तो अगर वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ तो जो हमारे पास एल्ब्यूमिन बहुत ज़्यादा हॉट हुआ तो जो हमारे पास एल्ब्यूमिन प्रोटीन से भरा हुआ फ्लूइड है वो तो उड़ जाएगा, जो न्यूट्रॉन्स प्रोवाइड कर सकता है। और ये जो हमारे पास यॉक है फर्टिलाइज्ड एग के साथ, जाइगोट के साथ, वो तो हमारे पास शेल के साथ मिल जाएगा। अगर बहुत ही ज़्यादा गर्मी में छोड़ दिया तो वाटर एवोपरेट हो जाएगा और ये जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा एवोपरेट होके ये हमारे पास यॉक जाके शेल से मिल जाएगा। शेल से मिल जाएगा तो फिर डेवलपमेंट किस तरीके से होगी? पूरे तरीके से नहीं हो पाएगी, न्यूट्रॉन्स ही उड़ जाएंगे। तो इस वजह से और भी 2-3 रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो मेन रीज़न यही है कि वो जो हमारे पास यॉक है वो इन शेल के साथ ना मिले और ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये इसमें बरकरार रहें। ये जो एल्ब्यूमिन के शक्ल में जो न्यूट्रॉन्स हैं ये बरकरार रहें, जिसकी वजह से एक मिनिमम टेम्परेचर 36 से 38 में रखा जाता है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर इसको नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ये इंक्यूबेशन का पीरियड होता है और इस इंक्यूबेशन का पीरियड 21 डेज में ये जो हमारे पास इंक्यूबेशन है, जो है इनका डेवलप होना इंक्यूबेशन है, ये 21 डेज में हमारे पास फिनिश होता है। और ये 21 डेज के बाद फिनिश होने के बाद हमारे पास जो चिकन है, जो चिक है, वो हमारे पास बाहर आ जाता है। वो हमारे पास क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मेरा फर्स्ट लेक्चर है डेवलपमेंट ऑफ चिक पे। आप मुझे कमेंट्स में बताएं ये लेक्चर कैसा रहा और आगे आगे हम स्टेप्स को कवर करते रहेंगे कि इस इंक्यूबेशन के पीरियड में जब 24 घंटे हो गए फर्टिलाइजेशन को, एक एक स्टेप में हम देखते जाएंगे कि कौन कौन सी चेंजेस आती रहेंगी इन 21 डेज तक। थैंक यू सो मच।